सभी को सादर जय सिया राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे सभी छात्रों और छात्राओं, अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला में हम वाक्य शुद्धि के अंतर्गत चर्चा कर रहे थे। वाक्य शुद्धि से जुड़े हुए 2 वीडियो लेक्चर्स में आप तक पहुंचा चुका था, जिसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जुड़ी हुई अशुद्धियाँ जो वाक्य के अंतर्गत होती है, उनकी मैंने आपसे सविस्तार चर्चा की थी। आज वाक्य शुद्धिकरण का भाग तृतीय आपके समक्ष ला रहा हूँ और इसके अंतर्गत विविध मतलब कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल, कारक, विभिन्न व्याकरणिक कोटियों से जुड़ी हुई अशुद्धि पर आज चर्चा करेंगे। तो कुछ वाक्य आपके समक्ष श्वेत पट्ट पर हैं, आप देखेंगे और समझेंगे, पता लगाएंगे किस प्रकार की अशुद्धि है। चलते हैं पहले वाक्य की ओर। लिखा हुआ है, विश्व की वर्तमान मौजूदा हालत अच्छी नहीं है। क्या लिखा हुआ है जी? विश्व की वर्तमान मौजूदा हालत अच्छी नहीं है। देखो, मौजूदा और वर्तमान दोनों एक ही बात है, तो जब मौजूदा आ गया तो वर्तमान ना लिखें और जब वर्तमान आ जाए तो मौजूदा ना लिखें, चूंकि दोनों का तात्पर्य एक ही है। तो मौजूदा हटा दें तो बन जाता है विश्व की वर्तमान हालत अच्छी नहीं है। तो यहाँ आपको समझ में क्या आया कि मौजूदा और वर्तमान, इन दोनों का तात्पर्य है कि दोनों प्रेजेंट सिचुएशन को ही बताते हैं, इसलिए इन दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो विश्व की मौजूदा हालत अच्छी नहीं है अथवा विश्व की वर्तमान हालत अच्छी नहीं है। अगला देखो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष। इस समय राम की उम्र 20 वर्ष है। देखो, प्रथम दृष्टया वाक्य को देख करके बिल्कुल भी उसमें अशुद्धि प्रतीत नहीं हो रही। प्रथम दृष्टया वाक्य को देख करके वो अशुद्ध प्रतीत नहीं हो रहा, इसके बावजूद भी उसमें अशुद्धि है। चूंकि पूरी जीवन की जो अवधि है, पूरी जीवन की अवधि है, यानी कि जीवनावधि जो है वो तो कहलाती है उम्र। क्या कहलाती है? उम्र। पूरी जीवन की अवधि। और वर्तमान जो उम्र है, जो जिस समय आप जी रहे हो, तो वर्तमान जो उम्र है उसको बोलते हैं अवस्था। तो यहाँ उम्र नहीं आएगा, यहाँ आपको लिखना पड़ेगा अवस्था। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे क्या बोला? पूरा जीवन की जो अवधि है, पूरा जीवन काल है, पूरा जीवन काल जो है वह तो कहलाता है उम्र, वह तो कहलाती है उम्र। और जो वर्तमान उम्र है, वर्तमान उम्र, वर्तमान उम्र वो कहलाती है अवस्था। ठीक है, तो ये अवस्था है। तो यहाँ शुद्ध वाक्य होगा, इस समय राम की अवस्था 20 वर्ष है। गोला कर दिया मैंने इधर और यहाँ लिख दिया, टिक लगा दिया किस पर? अवस्था पर। राम, इस समय राम की अवस्था 20 वर्ष है। ठीक है साहब। आगे आ रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ। आगे आ रहा है, इसके बाद वो वापस लौट आया। देखो जी, मैं कई मरतबा आपसे बोल चुका हूँ, वापस और लौटना दोनों एक ही बात है। वापस का प्रयोग करें तो लौटने का प्रयोग ना करें, लौटने का प्रयोग हो तो वापस का प्रयोग ना करें। और एक बात और याद रखना, वापस नहीं होता, वापस होता है, यानी कि छोटे की मात्रा नहीं आती। तो इसके बाद वो लौट आया, तो यहाँ से वापस को हटा देना चाहिए। ठीक है, अब आपका वाक्य बच गया। इसके बाद वह लौट आया, इसके बाद वह लौट आया, या फिर इसके बाद वह वापस आ गया, ये भी सही हो सकता है। थोड़ा इंक डाल दो भैया, इसमें इंक डाल थोड़ा। इसके बाद वह वापस आ गया। शिक्षक गणों की संगोष्ठी थी, शिक्षक गणों की संगोष्ठी थी। देखो, यहां पर ये जो गणों लगा हुआ है ये अशुद्ध है, क्योंकि गण ऑलरेडी अपने आप में ही बहुवचन होता है। तो वहां लिखना होगा, इसको मैं हटा देता हूं, शिक्षक गण की, क्या कहोगे? शिक्षक गण की संगोष्ठी थी, क्योंकि गण जो है वो अपने आप में ही बहुवचन हो जाता है। किसी के पीछे गण लगा देते हैं तो बहुवचन बन जाता है। तो क्या कहोगे? शिक्षक गण की संगोष्ठी, मतलब कि उनकी मीटिंग थी। तो शुद्ध वाक्य बनेगा आपका, शिक्षक गण की
संगोष्ठी थी, न कि गणों की। अगला है बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। ये हमारे परिचय में आया हुआ है एसआई के में। तो बंदूक एक उपयोगी शस्त्र नहीं है, बंदूक शस्त्र नहीं है, बंदूक को अस्त्र माना जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना आप लोग, अक्सर परिचय में पूछ लिया जाता है। जो हाथ से चलाया जाता है, हाथ सहित चलाया जाता है, वह शस्त्र होता है, और जो फेंक कर चलाया जाता है वो अस्त्र होता है। यानी हाथ सहित, मैंने एकल शब्द में ये सब चीज़ें बता रखी है। हाथ सहित वो तो क्या कहलाता है? शस्त्र। और जिसको फेंक कर चलाया जाए वो कहलाता है अस्त्र। जिसको फेंक कर चलाया जाए वो कहलाता है अस्त्र, और हाथ सहित जो चलाया जाए उसको कहा जाता है शस्त्र। फेंक कर चलाया जाए तो अस्त्र। तो बंदूक शस्त्र नहीं, अस्त्र के अंतर्गत आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। देखो, अब ये सब जानते हो कि सौभाग्यवती शादी के बाद होती है। कोई भी लड़की, कोई भी स्त्री सौभाग्यवती कब कहलाते? आफ्टर हर मैरिज। तो उसकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है नहीं, बल्कि उसकी आयुष्मती, ध्यान देना, जब तक पाणी ग्रहण संस्कार नहीं होता तब तक लड़की या कन्या जो है वो आयुष्मती कहलाती है। तो उसकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। मति में छोटी ऊ की मात्रा लगाना, विसर्ग संधि यहाँ पर हो रही है आयुधन मति। जैसे मैंने कभी आपसे कहा था, श्रीमती के अंतर्गत, बुद्धिमती के अंतर्गत, आयुष्मती के अंतर्गत बड़ी की मात्रा आती है। विसर्ग संधि हो रही है विद्यार्थियों, उसकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। उसकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। हाँ, अब विवाह होने के बाद वो कहलाएगी सौभाग्यवती, पर अभी नहीं। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। पहले वाले व्याख्यान में भी मैं बता चुका हूँ कि संबंध घोर नहीं होता, बल्कि संबंध घनिष्ठ होता है। ध्यान देना, घनिष्ठ। इस घोर की जगह किसका प्रयोग होगा? घनिष्ठ। और या फिर घनिष्ठ ना हो तो गहरा, एक ही बात है, ठीक है। वह मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। वह मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। देखो, भागना कहाँ होता है? किसी डर भय से भागा जाता है। भागा कब जाता है? जब कोई डर हो, कोई भय हो, कोई शंका, संदेह। और सामान्य स्थिति के लिए यूज किया जाता है जी दौड़ना। ध्यान देना बात को। तो मिठाई लेकर कोई डर से थोड़ी भाग रहा है, चोरी करके थोड़ी आ रहा है मिठाई लेकर के। तो वह मिठाई लेकर भागता हुआ आया नहीं, बल्कि वह मिठाई लेकर के, और यहाँ मुझे कहना चाहिए दौड़ता हुआ। बात समझ में आ रही है तो हाँ करो, क्या बोल रहा हूँ? वह मिठाई लेकर भागते की जगह क्या लिखें? दौड़ता। वह मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। यहाँ भागता जो है उसको रिप्लेस कर दें दौड़ता से। वह मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। मैं आपको बोल रहा हूँ, सामान्य अवस्था के लिए हम दौड़ना प्रयोग करते हैं, जबकि डर भय आदि के लिए भागना प्रयोग करते हैं। वह गीत की 2-4 लड़ियाँ ही गा सका। वह गीत की 2-4 लड़ियाँ, तो लड़ियाँ जो है वो गीत की लड़ियाँ नहीं होती, गीत की कड़ियाँ होती है। क्या बोला जी? गीत की लड़ियाँ नहीं होगी, गीत की कड़ियाँ। वहाँ पर अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या आना चाहिए? गीत की कड़ियाँ। लड़ियाँ नहीं, गीत की कड़ियाँ। ध्यान दें। तो आप लड़ियों को रिप्लेस कर दें कड़ियों से, यानी कि लड़ियाँ के स्थान पर कड़ियाँ। अब आपका वाक्य हो जाएगा, वह गीत की 2-4 कड़ियाँ ही गा सका। यहाँ गाय का देशी घी मिलता, यहाँ
गाय का देसी घी मिलता है। अब घी देसी थोड़ा अटपटा लग रहा है ना, यहाँ गाय का देसी घी, देसी घी थोड़ी होगा, देसी तो गाय होगी, यहाँ देसी गाय का घी मिलता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देसी गाय का घी मिलता है। तो अब इसको यूँ समझिए, मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान दें, देसी गाय, देसी, यहाँ देसी गाय का, अब यहाँ से आप देसी को हटा दें, घी के आगे से हटा दें और कहाँ लगा दें, गाय के आगे। अब देखो, अब देखिए आप लोग, यहाँ 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 और देसी को यहाँ लगा दो, या अगर यहाँ का यहीं आप समझो तो यूँ देख लो, इसको कहाँ ले आओ, यहाँ। तो यहाँ देसी गाय, यहाँ देसी गाय का घी मिलता है। तो देसी गाय होगी, घी देसी नहीं होगा। कुल मिलाकर के बात यह है, देसी तो गाय होगी, घी देसी थोड़ी होता है, देसी तो गाय होगी। तो क्या कहोगे, यहाँ देसी गाय का घी मिलता है, यहाँ देसी गाय का, यहाँ देसी गाय का घी मिलता है। ठीक है, घी देसी नहीं होगा, गाय देसी होगी। ठीक है साहब, तो आप इनको नोट कर लो। कुछ और वाक्य देखते हैं। देखिए साहब, फिर कुछ शब्द आपके समक्ष हैं, कुछ वाक्य आपके समक्ष हैं। देखो, त्रुटियां देखें आप, किस प्रकार की त्रुटि वाक्य के अंतर्गत हो रही है। पहला वाक्य आपके समक्ष है कि पांचों लड़कों का नाम बताओ। क्या है जी, पांचों लड़कों का नाम बताओ। मुझे तो इसमें कोई त्रुटि नजर नहीं आ रही, आपको आ रही हो तो बताइए। पांचों लड़कों का नाम बताओ। एक बात बताइए, राम का पुत्र और राम के पुत्र, राम का पुत्र और राम के पुत्र, कुछ समझ पड़ा? ये एक वचन है ऊपर वाला और नीचे वाला बहुवचन है, फिर भी समझ में नहीं आया था। देखो, राम का बच्चा और राम के बच्चे, अब समझ में आया। जब मैंने राम का बच्चा लिखा, इसका मतलब एक बच्चा है राम का, और बहुत सारे बच्चे थे, तो क्या लिखा, राम के, यानी कि ये के बहुवचन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये जो परसर्ग है, विभक्ति चिन्ह है। यद्यपि यहाँ पर राम के पुत्र और राम का पुत्र, तो राम का पुत्र एक और राम के पुत्र बहुत सारे, तो पांच लड़कों का नहीं, यहाँ हमें यूज करना पड़ेगा के, पांच लड़कों के। मैं इसको इधर ही लिखता हूँ सिस्टमेटिक तरीके से। देखो, पांच लड़कों के नाम बताओ। पांच लड़कों का नहीं, पांच लड़कों के नाम बताओ। मेरी घड़ी में अभी 5 बजा है। 5 बजा नहीं जी, 5 बजे। मेरी घड़ी में अभी 5 बजे हैं। ये बजना जो है ये बहुवचन में यूज किया जाता है। 5 बजे हैं। यहाँ सभी वर्ग के लोग, वहाँ सभी वर्ग के लोग थे। देखते ही पता लग गया होगा ये तो। वहाँ सभी वर्ग के लोग थे नहीं, बल्कि वहाँ सभी वर्गों के, सभी आ रहा है तो फिर अब आपको वर्गों देना पड़ेगा। वहाँ सभी वर्गों के लोग थे। वहाँ सभी वर्गों के लोग थे। महाभारत 18 दिन तक चला। महाभारत 18 दिन तक चला। देखो तक आ रहा है ना, तो फिर हमें करना पड़ेगा 18वें दिन तक। 18वें दिन तक, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, महाभारत 18 नहीं बल्कि महाभारत 18वें दिन तक चला। क्या बोला जी? महाभारत 18वें दिन तक, महाभारत 18वें दिन तक चला।
तो कुल मिलाकर के ये जो 18 है इसकी जगह आपने यूज किया है 18वें। ठीक है, तो वो तो यहाँ दिन तक तो लिखा ही हुआ है, तो हम सीधा सीधा केवल इतना भी लिख दें, महाभारत 18वें दिन तक चला। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, महाभारत 18 दिन चला, फिर तक का प्रयोग मत कीजिए। महाभारत 18 दिन चला और तक लगा दिया तो 18वें दिन तक चला। महाभारत 18वें दिन तक चला। मैंने गुरुजी का दर्शन किया। मैंने गुरुजी का, देखो का की जगह के आएगा और किया नहीं, किए, क्योंकि दर्शन है, प्राण है, आंसू, हस्ताक्षर, ये कुछ हमेशा बहुवचन माने जाते हैं। तो मैंने गुरुजी का दर्शन किया नहीं, गुरुजी के दर्शन किए। शुद्ध क्या होगा जी, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। बोर्ड पर देखिए, मैंने गुरुजी के दर्शन किए, तो का को हटा दीजिए और यहाँ किया की जगह किए। तो दर्शन तो वही है, दर्शन में तो कोई रूपांतरण नहीं है। तो मैंने गुरुजी के दर्शन किए, कारण दर्शन बहुवचन माने जाते हैं। ठीक है, उसको तो कुछ समझ नहीं आया। क्या गलती हो सकती है, उसको तो कुछ समझ नहीं आया। उसको, अब को लगाने की कहाँ जरूरत आ रही है, उसे, उसको तो कुछ समझ में नहीं आया, तो यहां कहना पड़ेगा आपको उसे। शुद्ध क्या होगा जी, उसे। छठे नंबर के प्रश्न में उसको की जगह प्रयोग करें उसे। उसे तो कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, वह जाए बिना नहीं रह सकता है। अनावश्यक क्रियापद का प्रयोग किया गया है, यह है, इसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है, ये अनावश्यक है, बिना जरूरत, इसकी जरूरत ही नहीं है। वह जाए बिना नहीं रह सकता, बस यही काम हो गया। वह जाए बिना नहीं रह सकता। अब इसने क्या लिख दिया है, वह जाए बिना नहीं रह सकता है, तो यहाँ है का प्रयोग अनावश्यक किया गया है। उसने सबका धन्यवाद किया, तो धन्यवाद किया नहीं जाता, यहाँ केवल है को हटा देना, कुछ लगाना नहीं है। सातवें प्रश्न में है को हटाना है, वाक्य शुद्ध हो जाएगा, वह जाए बिना नहीं रह सकता। आठवें पर देखो, उसने सबका धन्यवाद किया। देखो धन्यवाद किया नहीं जाता, धन्यवाद दिया जाता है। तो सबको धन्यवाद दिया। क्या कहा जी, सही क्या होना चाहिए उसकी लैंग्वेज, उसने सबको धन्यवाद दिया। धन्यवाद किया नहीं जाता, धन्यवाद दिया जाता है। गालियां दी नहीं जाती, बकी जाती है। ठीक है, तो ये भी आया हुआ है, तो देख लेना आप लोग। शायद वह ज़रूर आएगा। अब यार एक बार बताओ, शायद तो पॉसिबिलिटी को प्रकट करता है, संदेह को, और ज़रूर कन्फर्मेशन को प्रकट करता है। तो अगर शायद है तो फिर ज़रूर कैसे है, और ज़रूर है तो फिर शायद कैसे, दोनों में कोई एक ही चीज़ बोलिए। शायद वो, तो क्या हो जाएगा, शायद वह आएगा या वह ज़रूर आएगा। अब मैं अगर शायद को हटा दूं तो क्या बन जाएगा, वह ज़रूर आएगा। और अगर ज़रूर को हटा दूं तो शायद रहने देना, शायद वह आएगा। यानी कि इन दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता। किस किस का, शायद और ज़रूर, ज़रूर दोनों एक साथ नहीं, दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं। ठीक है, किस किस का, शायद और ज़रूर दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं। अगर शायद लिखना है तो ज़रूर मत लिखिए, ज़रूर लिखना है तो शायद मत लिखिए। शायद और ज़रूर दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं। सब प्रमाण सहित समझाइए। अरे भाई, कई बार आपसे बोल रखा है स का मतलब ही सहित होता है, तो अब प्रमाण के आगे स लगा दिया तो सहित की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ सविस्तार व्याख्या,
इसका अर्थ क्या हुआ? विस्तार सहित। अब मैं अगर आपके सामने ये बोलूं सविस्तार सहित व्याख्या की थी, सविस्तार सहित व्याख्या करेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा ना। या तो बोलो प्रमाण सहित समझाइए, प्रमाण सहित समझाइए, अथवा बोलो सप्रमाण समझाइए। दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करें, दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। और ये हमारे 10 सेंटेंस जो थे, इसी के साथ हम कुछ और सेंटेंस देखते हैं। देखिए साहब, पुनः 10 प्रश्न आपके समक्ष हैं। पहला प्रश्न है, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। दंड और सजा चूंकि एक ही बात है, दंड और सजा चूंकि एक ही बात है, इसलिए मैं यहां से सजा को हटा दूं तो वाक्य रहेगा उसे मृत्यु दंड, अच्छा उसे मृत्यु दंड की सजा मिलनी चाहिए। तो चूंकि दंड और सजा एक ही बात है तो उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। अब की भी नहीं आएगा क्योंकि मृत्यु दंड को हम पुल्लिंग में मानते हैं, सजा स्त्रीलिंग है और दंड पुल्लिंग है, तो मिलना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? उसे मृत्यु दंड, उसे मृत्यु दंड, मृत्यु दंड मिलना चाहिए, ये होना चाहिए वहां पर, उसे मृत्यु दंड, उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। चूंकि दंड और सजा एक ही बात है इसलिए सही रहेगा उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ठीक है, चूंकि सजा और दंड एक ही बात है तो शुद्ध वाक्य एक बार फिर देखो, उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ठीक, आपकी बालिका बुद्धिमान है। देखो स्त्री के लिए स्त्रीलिंग में हम बुद्धिमान नहीं, वहां यूज करते हैं बुद्धिमती। और यहां एक बात बताई थी आपको कि मति में आप बड़ी एक ही मात्रा लगाएं क्योंकि मति प्रत्यय लग रहा है। ठीक है, श्रीमती, बुद्धिमती, यहां पर हम मात्रा कैसे, आयुष्मती बड़ी की, तो सही वाक्य होगा आपकी बालिका बुद्धिमती है। बुद्धिमान को हटा करके बुद्धिमती, आपकी बालिका बुद्धिमती है। विद्वान स्त्री, स्त्री विद्वान नहीं होती कभी। स्त्री तो क्या होती है जी? विदुषी होती है। शुद्ध अशुद्ध में ध्यान रखना, शब्द शुद्धि में भी आता है, विदुषी में छोटी ऊ की मात्रा आती है। तो आपका वाक्य क्या बनेगा? विदुषी स्त्री का सम्मान हर जगह होता है, वह प्राय बार बार, अब यार बार बार आ गया तो प्राय मत लगाओ और प्राय आ गया तो बार बार मत लगाओ, तो आप किसी एक का ही प्रयोग करें। तो क्या कहोगे? वह प्राय मुझसे मिलने आता है अथवा वह बार बार मुझसे मिलने आता है। यानी कि क्या करें जी? या तो प्राय का प्रयोग करें और या फिर बार बार। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप प्राय और बार बार इन दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करें, प्राय और बार बार। या तो प्राय का ही प्रयोग करें या बार बार का ही करें। काल चक्र के पहिए से कौन बच पाया है? अब चक्र और पहिया तो एक ही बात है ना, तो क्या कहेंगे? काल चक्र से, के पहिए से हटा दो। क्यों? क्योंकि चक्र और पहिया दोनों एक ही बात है। शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य क्या होगा? काल चक्र से कौन बच पाया है। ठीक है, उसके पीछे की लॉजिक क्या है? क्योंकि चक्र और पहिया एक ही बात है। अगले प्रश्न की ओर मुंह करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। सभी राजनीतिक, राजनीतिक शब्द बहुतायत से प्रचलित हैं, लेकिन आप प्रायिकता राजनीतिक को दें। ठीक है, प्रायिकता इसको ना दें, राजनीतिक को दें। ठीक है साहब, क्योंकि राजनीति में क लगा दिया और यहां पर नीति में इक लगा करके फिर राज से जोड़ा है, तो राजनीतिक नहीं राजनीतिक। अब देखो क्या लिखा हुआ है। सभी राजनीतिक दल
तुष्टीकरण करने की, कुछ याद आया? करण लगने के बाद करना शब्द का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि करण में ये करना हो रहा है। तुष्टीकरण, तुष्ट का मतलब होता है कुश करना। तो सभी राजनीतिक दल कुश करने की नीति पर चल रहे हैं, तो ये तो ठीक हो गया। लेकिन जब तुष्टि के साथ करण लगा दिया तो फिर आगे करना या करना शब्द की प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो क्या कहोगे? सभी राजनीतिक दल तुष्टीकरण की नीति, किसको हटा दीजिए? करने को। याद रखना, यहां से आपके सभी स्पेक्टर के पर्चे में प्रश्न आ चुका है, तो मैं चाहूंगा कि आप करने शब्द का प्रयोग ना करें। कैसे बोलोगे? सभी राजनीतिक दल तुष्टीकरण की नीति पर चल रहे हैं। सभी राजनीतिक दल, आप उच्चारण करके देखा करो, एक दो बार वाक्य को पढ़ा करो। सभी राजनीतिक दल तुष्टीकरण की नीति पर चल रहे हैं। ठीक है। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। अरे राम, बिल्कुल ही गजब हो गया है। तो खरगोश को काटकर, खरगोश को काट ही देंगे तो फिर वो गाजर कैसे खाएगा? तो खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ नहीं, बल्कि या तो गाजर को काटकर खरगोश को खिलाओ और या फिर खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ। देखो, खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ। जरा वाक्य देखो तो, खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ। खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ, अथवा खरगोश अथवा गाजर को काटकर खरगोश को खिलाओ तो भी सही रहेगा। लेकिन ये तो गलत हो गया ना कि खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। तो आपने शुद्ध क्या देखा? खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ। खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ। ओके। देखो, बच्चे को ठंडा करके दूध पिलाओ। तो ठंडा किसको कर रहे हो इस वाक्य के आधार पर? दूध को या बच्चे को? भाई इसमें तो आपने बच्चे को ठंडा कर दिया, तो ये तो गलत हो गया। बच्चे को ठंडा नहीं करना, दूध को ठंडा करना है आपको। तो पर आपने तो वहां क्या देखा है? बच्चे को ठंडा करके दूध पिलाओ। तो बच्चे को ठंडा करके दूध नहीं पिलाओ, बल्कि बच्चे को दूध ठंडा करके पिलाओ। क्या बोलोगे? बच्चे को दूध ठंडा करके पिलाओ या दूध ठंडा करके बच्चे को पिलाओ। ये आपके RS 2019 के पर्चे का प्रश्न है। ठीक है साहब। तो क्या कहोगे? देखो, बच्चे को दूध ठंडा करके पिलाओ। बच्चे को दूध ठंडा करके बच्चे को दूध ठंडा करके पिलाओ। बच्चे को दूध ठंडा करके पिलाओ। अथवा क्या कह सकते हो? दूध ठंडा करके बच्चे को पिलाओ, तो भी बात सही हो जाएगी। या बच्चे को दूध ठंडा करके पिलाओ। लेकिन यहां तो आपने ठंडा किसको कर दिया? बच्चे को ठंडा करके। तो ऐसा नहीं। अगला प्रश्न देखिए, अगला वाक्य नमा, मुझे इस विषय पर अच्छा ज्ञान है। मुझे इस विषय पर, ना पर नहीं, संबंध बता रहा है। मुझे इस विषय का, वहां पर की जगह किसका प्रयोग करेंगे? का। मुझे इस विषय का अच्छा ज्ञान है। मुझे इस विषय का अच्छा ज्ञान है। ठीक है। कृपया घर पधारने की कृपा करें। आपको विदित है, मैंने आपसे कई बार कह रखा है कि कृपया और कृपा एक साथ नहीं आता। तो या तो क्या बोलेंगे? कृपया घर पधारें। कृपया घर पधारें। या तो आप ये बोलो कृपया घर पधारें, अथवा घर पधारने की कृपा करें। और क्या कह सकते हो?
देखो, दूसरा और क्या कर सकते हो जी? घर पधारने की कृपा करें। देखो क्या लिखा है, घर पधारने की कृपा करें, लेकिन अब ये तो गलत है ना कहना कि कृपया घर पधारने की कृपा करें। तो या तो घर पधारने की कृपा करें या कृपया घर पधारें, दोनों में से किसी एक को आप चुन सकते हो, दोनों ही सही है। कृपया घर पधारें अथवा घर पधारने की कृपा करें। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य, उद्देश्य, भाव, अभिप्राय, आशय इतना है कि कृपया और कृपा दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं करें। तो ये पुनः 10 वाक्य आपने देखे और इनके अंतर्गत विविध प्रकार की अशुद्धि से मैंने आपको अवगत कराया। बहुत सारे वाक्य मैं आपको बता चुका हूँ शुद्ध अशुद्धि के अंतर्गत। आपसे मेरा परामर्श है, मेरा प्रगाढ़ परामर्श है, आग्रह है कि आप भी कृपया कॉपी पेन लेकर के सबकी एक बार प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसे आप देखते ही जाओ, सुनते ही जाओ, कोई लाभ नहीं मिलेगा। यदि आप लाभान्वित होना चाहते हो तो आप कॉपी पेन लेकर के जितने वाक्य आपको मैंने यहाँ बताए उन सब का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें और उनके अंतर्गत जो कंसेप्ट बताए हैं, जो लॉजिक बताए हैं, उनकी अशुद्धि का जो कारण बताया है उसको आत्मसात करने का प्रयास करें। तो निश्चित रूप से फिर आप जो भी वाक्य आपको करोगे या जो भी प्रश्न होगा वाक्य शुद्धि से, उसको निश्चित ही आप सही कर दोगे। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।